हेलो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया इंटरनल इन्वायरमेंट। कुछ टॉपिक आपको जो पढ़ा दिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से सुनते जाना। आपको मैंने पहले बताया इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। मैंने आपको कहा इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब आपके जो भी इंडिविजुअल है, ग्रुप्स है, जो भी आपका इंटरनल इकोसिस्टम है, जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है, आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपके पास है, ठीक है, विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम अपना इंटरनल, इसके अंदर मोरल एथिक्स वैल्यूज़ भी आ गए आपके, मोरल एथिक्स वैल्यूज़, इंडिविजुअल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आपका जितना भी इंटरनल सेटअप है वो इंटरनल इन्वायरमेंट है आपका। फिर मैंने आपको कहा इंटरनल इन्वायरमेंट में सबसे पहले आता है आपके स्टेक होल्डर। हमने स्टेक होल्डर को समझा। मैंने आपको कहा स्टेक होल्डर में कौन कौन आएंगे, एनी ग्रुप, इंडिविजुअल, इंटरनल, एक्सटर्नल, जो आपकी बिजनेस की स्ट्रेटेजी पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल। देखो पढ़ा इंटरनल इन्वायरमेंट रहो, लेकिन अंदर के लोग स्टेक होल्डर में नहीं आते, बाहर के लोग भी एक्सटर्नल। तो गवर्नमेंट कौन है, बाहर है। गवर्नमेंट कौन है, बाहर है। कल मीडिया हाउस का एग्जांपल दिया, कौन है, बाहर है, एक्सटर्नल है, बट वो भी हमारी स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करेंगे और वो भी हमारे डिसीजन मेकिंग में काम आते हैं, तो हम उनको भी क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर। फिर इसके ऊपर एक कमाल का हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा, मेंडलॉस मैट्रिक्स। क्या पढ़ा, एक डब्बा बना रखा था जिसमें सबकी रिक्वायरमेंट दे रखी थी। शेयर होल्डर हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, एम्प्लॉय हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, सीईओ हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, गवर्नमेंट हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, ये सब, क्योंकि स्टेक होल्डर है तो इनका कुछ ना कुछ हमसे एक्सपेक्टेशन, ठीक है। बताओ मेंडलॉस मैट्रिक्स ने, ठीक है, कितने तरह के लोग थे। वीडियो नहीं देखी, क्यों आया फिर तो? आज नहीं आना था ना, आज तूने देखा था कितने लोग थे? 4। कैसे बांटा था उसने? हाई पावर और लेस इंटरेस्ट वाले लोग, उनको हमने दिया था कीप सेटिस्फाइड। दूसरे लो पावर लो इंटरेस्ट, की प्लेयर्स, इसमें भी तो लिखा हुआ है बुक में, ठीक है। हाई पावर और हाई इंटरेस्ट में आएंगे की प्लेयर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे लो पावर और लो इंटरेस्ट, वो लो प्रायोरिटी, और फिर लो इंटरेस्ट हाई पावर, लो पावर हाई इंटरेस्ट, ठीक है। कीप इन्फॉर्म। फिर मैंने ये भी कहा था कि डायनेमिक वर्ल्ड में ये सारे रैंकिंग चेंज हो सकते हैं। जो हाई पावर हाई इंटरेस्ट में आ रहा है, हो सकता है वो हाई पावर लो इंटरेस्ट में आ जाए। जो लो पावर हाई इंटरेस्ट में है, लो पावर है लेकिन हाई इंटरेस्ट है, जैसे कस्टमर, लो पावर है हाई इंटरेस्ट है, कस्टमर लो पावर है, क्या पावर है कस्टमर, लेकिन कस्टमर हाई पावर में भी आ सकता है। अगर उसने एक साथ बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, नहीं लेंगे साला तुम्हारा प्रोडक्ट, तो हाई पावर में आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन नीचे गिर जाएगी। तो ये सारी जो जिनको दे रखा था ना, गवर्नमेंट इधर है, कस्टमर इधर है, ये इधर है, ये प्राइमरी बेसिस पे, किस पे, प्राइमरी बेसिस पे ये चेंज हो सकते हैं। ये मेंडलॉस का। फिर दूसरे नंबर पे मैंने आपको स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मैंने आपको कहा था 5 चीज़ें पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा मैं आपको स्टेक होल्डर्स के बारे में, ड्राइवर्स के बारे में, फिर कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में, स्वॉट एनालिसिस की, स्वॉट एनालिसिस तो वही है जो पहले पढ़ा था, बिल्कुल ठिज्जू। और फिर पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी जो माइकल पोर्टर ने दिए कि इस हिसाब से हमें स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और खत्म हो जाएगा जब। बराबर याद रखना पिक्चर क्या चल रही है। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर में मैंने आप लोगों को कल बता दिया स्ट्रेटेजिक ड्राइवर का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर के अंदर आप लोगों को बताया कि वो लोग, सॉरी, वो एलिमेंट, ठीक है, जो हमें आगे स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करेंगे, इनको हमने ड्राइवर का नाम दिया है। इसमें इंडस्ट्री होती है, प्रोडक्ट होता है, चैनल होते हैं, कस्टमर होता है। जिसमें इंडस्ट्री और कस्टमर कल हमने पढ़ लिया। इंडस्ट्री और मार्केट के बारे में आप लोगों को क्या बताया मैंने, कि इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, मार्केट का मतलब क्या होता है। ग्रुप ऑफ फॉर्म इज नॉन एज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की पहचान, जो फॉर्म है वो प्राइमरी प्रोडक्ट से पहचानी जाएगी। जैसे टाटा बहुत सारी चीज़ें बनाता है, लेकिन हम जब टाटा मोटर की बात करते हैं उसका कार का सेगमेंट लेंगे सिर्फ इंडस्ट्री में, वो 50 चीज़ें और बनाता है वो नहीं लेंगे, वो लेंगे तो फिर इंडस्ट्री में वही रूल करेगा हमेशा, ठीक है। तो हम लोग प्राइमरी प्रोडक्ट जो उसके अंदर वो डील कर रहा है वो चीज़ को इंडस्ट्री में कंसीडर करते हैं। अब इंडस्ट्री में आपकी स्टेक पता करनी है आपको, तो आपको अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में आप कहाँ लाए करते हो, उसके लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजिक मैपिंग पढ़ाई कल। क्या पढ़ाई? वो भी एक बढ़िया कंसेप्ट था। स्ट्रेटेजिक मैपिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि आप 2 एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। हमेशा हम लोग इकोनॉमिक्स में 2 वेरिएबल स्टडी करते हैं। एक्स एक्सिस पे एक वेरिएबल ले लो, वाई एक्सिस पे दूसरा वेरिएबल ले लो। जैसे कल हमने यहाँ लिया रेंज ऑफ प्रोडक्ट और वहाँ लिया रेपुटेशन, ठीक है। रेपुटेशन के हिसाब से जो ऊपर जा रही थी वो ज़्यादा बड़ी फॉर्म थी, और रेंज ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से जिसका गोला ज़्यादा था, ठीक है, वो उसको रेंज ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा बनाता था।
तो हम लोगों ने कुछ ABC, PQR, XYZ ऐसे बहुत सारी फॉर्म की स्टडी करी, तो उनको कंपेयर करना था कि कौन सी एक दूसरे से ज़्यादा अच्छी है रेंज के मामले में और रेपुटेशन के मामले में। तो कुछ फॉर्म ऐसी थी जो रेपुटेशन में बहुत ऊपर थी लेकिन रेंज में नीचे थी, जो रेंज में अच्छी थी लेकिन रेपुटेशन में नीचे थी। इसी तरीके से अब आपको इन प्लॉट्स में देखना है आप कहाँ लाया करते हो इन सर्कल्स में, ठीक है। तो आपको अपनी स्ट्रेटेजिक मैपिंग कर लिया आपने, इसको स्ट्रेटेजिक मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, इसी तरीके से मैप वगैरह बना हुआ आएगा और वो पूछेगा नीचे एक एक क्वेश्चन में बताओ PQR का क्या है, ठीक है, बताओ ABC अच्छी है कि PQR अच्छी है। तो जवाब देना है भाई ABC अच्छी है रेपुटेशन के मामले में, PQR अच्छी है। और जरूरी नहीं है वो रेपुटेशन और रेंज ऑफ प्रोडक्ट ही बोलेगा, वो X एक्सिस पे कुछ और रख देगा, Y एक्सिस पे कुछ और रख देगा, दो वेरिएबल रख देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये भी हम लोगों ने कल पढ़ा, ठीक है। इसमें मैंने 4 स्टेप बताई थी मैपिंग में, आइडेंटिफाई, प्लॉट, असाइन और ड्रॉ दी सर्कल। आइडेंटिफाई, प्लॉट, असाइन एंड ड्रॉ दी सर्कल, ये 4 याद रखोगे। फिर हम लोगों ने सेकंड नंबर पे पढ़ा कस्टमर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क बताया आपको। कस्टमर वो होता है जो वो बाय दी गुड्स एंड सर्विसेज, और कंज्यूमर वो कंज्यूम दी गुड्स एंड सर्विसेज। कई बार हम लोग कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं, कंज्यूमर को नहीं करते, तो कंज्यूमर को भी करना चाहिए। इसमें हमने डायपर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कस्टमर के हिसाब से नहीं कंज्यूमर के हिसाब से बनाई जाती है, ठीक है, ठीक है। जैसे मैकडोनल्ड वगैरह में जाते हैं तो उसका जो फैमिली पैक होता है वो कैसा होता है, वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होता है। उसमें ऐसी चीज़ डाल देंगे, एक आपको वो फ्रेंच फ्राई डाल देंगे, बच्चों के काम आ जाएगा, 1-2 बर्गर डाल देंगे, वो बड़ों के काम आ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक ऊपर से वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और उसको पैक कर करा के 100-200 रुपये का एक ऐसा हेल्दी सा बना देंगे कि भाई हाँ ये लोग सब कंज्यूम कर सके, कंज्यूमर की नीड पूरी हो जाए, अल्टीमेटली जो उसे कंज्यूम कर रहा है वो खुश होके जाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम कंज्यूमर ओरिएंटेड बनाते हैं। कस्टमर, अभी कस्टमर ओरिएंटेड बनाऊँ, मुझे पता है ये कस्टमर तो 200 रुपये में ये अकेला अगर आया है तो ये बर्गर भी खा लेगा 200 रुपये में, ठीक है, लेकिन वही 200 रुपये मैंने फैमिली पैक क्यों बनाया, क्योंकि इसके साथ 3 लोग और आए तो ये वाला ले लेगा और ये सबकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, तो अपन ये बना के दे दो। तो कंज्यूमर की नीड को कैप्चर करना चाहिए हमें, ये भी हम लोगों ने कल बात करी। अब आज एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे किसकी, प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट में अपन लोग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। पहले प्रोडक्ट का कुछ बेसिक तो नहीं आएगा इसमें, 100% जो आने के चांस है, 100% बोल रहा हूँ, 99% भी नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, 100% में जो जाने के चांस है वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी। क्या आएगा इसमें, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक ड्राइवर में हमारा तीसरा ड्राइवर होता है प्रोडक्ट, या हम जो सर्विसेज में डील कर रहे हैं, ठीक है। पहले तो देखो, जो भी प्रोडक्ट होता है वो हमारा एक की ड्राइवर होगा ही सही, क्योंकि हम मार्केट में उस प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से है, तो उसको लेकर हम एकदम कंसर्न होने चाहिए। वो हमें मार्केट में अपनी स्टैंडिंग बताएगा, वो बताएगा कि हम एक्टिव प्लेयर है कि नहीं है। तो हमारा प्रोडक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब उसको बेचने के लिए हमें क्या क्या तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ये तुमने शायद पिछले साल बिजनेस वगैरह में भी पढ़ा होगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आती है क्या बिजनेस में? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग करके तो एक टॉपिक आता है, चैप्टर आता है, मुझे पता है, वो 4P के बारे में पढ़ते हो आप, प्राइस, प्रोडक्ट और वो सब। तो उसमें प्रोडक्ट में ही आती है स्ट्रेटेजी या कुछ ऐसा? नहीं आता, मतलब आइडिया नहीं है, चलो ठीक है। तो इसमें अपन लोग मार्केटिंग की अलग अलग स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे। पहले प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ें टिक कर लो पहले पैराग्राफ में दूसरी लाइन, इन दिस कंपोनेंट बिजनेस आइडेंटिफाई की प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफर एंड हाउ दीज प्रोडक्ट आर परफॉर्मिंग। हमें देखना है कि हमारे प्रोडक्ट कौन से हैं और वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसमें अगली लाइन टिक करना, व्हाट बिजनेस आर वी इन एंड व्हाट शुड बी डन टू विन कॉम्पिटिशन, ठीक है। व्हाट बिजनेस आर वी इन, कुछ याद आ रहा है ये लाइन सुन के? व्हाट बिजनेस आर वी इन, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में विजन और मिशन में पढ़ा था, ठीक है, मिशन में पढ़ा था, ठीक है। व्हाट बिजनेस आर वी इन, तो हमें बताता है कि हम कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के मुकाबले कितना अच्छा है, यही हमें ये प्रोडक्ट बताएगा। ये प्रोडक्ट की जानकारी से हमें ये भी पता चल जाता है, अगर हम लगातार अपने प्रोडक्ट को रिव्यू करते रहते हैं ना, तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन से प्रोडक्ट आउटडेट हो गए हैं, इसको मार्केट से फेंको, कौन से नए लाने की जरूरत है, और जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं इनको और अच्छी तरीके से कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी हमें प्रोडक्ट बताता है। तो प्रोडक्ट के ऊपर हमें पूरा फोकस रखना ही चाहिए, हमारा मेन ड्राइवर है। कस्टमर हमारा एक मेन ड्राइवर था, इंडस्ट्री हमारी एक मेन ड्राइवर थी, और ये भी हमारा एक मेन ड्राइवर है, ठीक है। अब इसमें ये भी टिक करो सेकंड पैरा में, स्ट्रेटेजीज आर नीडेड फॉर मैनेजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ओवर टाइम, एडिंग न्यू वन एंड ड्रॉपिंग द फेल्ड वन। ये भी टिक कर लो सेकंड पैराग्राफ में। अच्छा देखो, ये कुछ लिखने को नहीं आएगा, प्रोडक्ट के बारे में लिखो या कुछ लिखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है जिसपे से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो ये लगवा रखे हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटेजीज आर नीडेड फॉर मैनेजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, मैनेजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अभी क्या बोला मैंने, हमें प्रोडक्ट को लेकर स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि हमें पता चले कि कौन से प्रोडक्ट को हमें रिटेन करना है, कौन से को हटा के फेंकना है, और कौन से को और इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, ठीक है। अभी हमने अपनी सर्विसेज को रिव्यू किया,
हमने अपनी सर्विसेज को रिव्यू किया तो हमें ये समझ में आ गया कि भैया हम बहुत सालों से बीकॉम पढ़ा रहे हैं लेकिन उसमें उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमने ये डिसाइड किया कि भैया अगर हम इसको सेगमेंट को कंटिन्यू भी रखेंगे तो टीचर के साथ कंटिन्यू रखेंगे, हम अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, इसमें बहुत टाइम खपता है और बहुत ज़्यादा हम फेडअप हो गए। तो ये रिव्यू करा तो पता चला कि यार भाई बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। इससे पहले हम लोग 5 साल पहले एमकॉम भी पढ़ाते थे, ठीक है, और रात को एमकॉम के बैच रखते थे। मैंने तुम्हें बताया था एक बार 7 साढ़े 7 बजे हमारे पास एमकॉम का बच्चा था, 9:30 बजे हम यहाँ से जाते थे। तो हम कुछ और सोच ही नहीं पाते थे, तो पूरा दिन पढ़ाना दिमाग खराब हो जाता था। तो हमने उस समय में एक डिसीजन लिया था कि भाई अब एमकॉम बंद कर दें। अगर मुश्किल डिसीजन होता है क्योंकि 3rd ईयर के बाद सीधा पूरा बैच कैरी फॉरवर्ड रहता है एमकॉम में, लेकिन हमें लगा भाई हर चीज़ हम नहीं कर सकते और ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे, मरमुरा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा वर्क मेंटल वर्क है, फिजिकल वर्क नहीं। एक बार फिजिकल वर्क 8-9 घंटे 10 घंटे हो जाता है, ठीक है, मेंटल वर्क अगर आप इतना ज़्यादा करोगे तो इसके बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। हमें ये छोटी एज में जल्दी समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर हमने सोचा भाई इसको थोड़ा कम करते हैं, उस समय वो करा और अभी हमने ये देखा तो कौन से आपके कोर प्रोडक्ट है जिसको आपको कंटिन्यू करना है, कौन से आपके ऐसे प्रोडक्ट है जिसको आपको ड्रॉप करना है और कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिसको आप और इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप है। ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए। स्ट्रेटेजीज आर नीडेड फॉर मैनेजिंग द एग्जिस्टिंग वन, एडिंग द न्यू वन एंड ड्रॉपिंग द फेल्ड प्रोडक्ट। हटाओ तुम्हारी एसेस। अगले पैराग्राफ पे आओ। अगले पैराग्राफ में कुछ भी टिक करने जैसा नहीं है, उसके अगले पैराग्राफ में आओ। प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप, कलर, पैकेजिंग, ब्रांड नेम, आफ्टर सेल सर्विस एंड सो ऑन। इस तरीके से आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हो, साइज के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से, डिजाइन के हिसाब से, इसके हिसाब से, उसके हिसाब से, ठीक है। इसमें इसी पैराग्राफ में नीचे आना, तुम करते जा रहे हो ना टिक बराबर, मिल रही ना तुम्हें लाइनें, इसी में नीचे आओ 3 लाइन छोड़ के इसी पैराग्राफ में। इट इज इनफ इफ कस्टमर आर परस्यूडेड टू बिलीव दैट द मार्केटर्स प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। और इसमें हेड एंड शोल्डर और ये एग्जांपल टिक कर लेना। आपको कस्टमर के दिमाग में बस ये डालना है कि आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग है। भले कस्टमर को ये मत बताओ कि वो कॉम्पिटिटर वाला प्रोडक्ट भी हमारा ही है। इसमें बेहतरीन एग्जांपल इसने दिया है पीएनजी का, ठीक है, कि हेड एंड शोल्डर भी यही बनाता है, पैंटीन भी यही बनाता है, ये दोनों शैम्पू यही बनाता है, लेकिन दोनों को अलग अलग ब्रांड नेम से दे रखा है, ठीक है। इसकी एडवर्टीजमेंट करते वक्त कोई नया फेस आएगा, इसकी एडवर्टीजमेंट में नया फेस आएगा, इसमें ये अलग तरह की बात बताएगा, इसमें अलग तरह की बात बताएगा, और उसका दिमाग खराब कर देगा चूज करने में, ये लूँ कि ये लूँ, और दोनों से फायदा तो मुझे ही होगा। तो अगर आप ये भी कर पाते हो तो ये भी एक सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी है, जहां अपने ही आपकी 2 प्रोडक्ट को 2 नए नाम से लॉन्च करो और एक की विशेषता दूसरे के मुकाबले में बताओ, और लोगों को कंपनी मत बताओ, लेकिन कौन ध्यान देगा, कौन पढ़ेगा नीचे की ये पीएनजी का प्रोडक्ट है, ठीक है। सेम ऐसे ही बहुत सारे तुम्हारे खाने पीने के आइटम में तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड मिलेंगे जिनका पेरेंट कंपनी एक ही है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, ठीक है, ये माजा आवाजा सब ये कोक के अंदर आते हैं, कैडबरी हो गया, पार्ले हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से लॉन्च करते हैं। इसको भी एक मार्केटिंग की टेक्निक बोलते हैं जो मैं अभी पढ़ाऊंगा तुम्हें, ये भी एक तरह की मार्केटिंग है, ठीक है। ये टिक कर लिया तुमने, फिर नीचे टिक करो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मलाइज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन थ्रू डिजाइन डेजिग्नेटिंग ब्रांड नेम, ठीक है। अलग अलग तरह का डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट लॉन्च करो नए नए ब्रांड नेम के साथ, ठीक है, नए नए ब्रांड नेम के साथ। आजकल तो ये लोग सर्विस में भी यूज़ करने लगे ये सब चीज़ें। जैसे मैं एक ही तरह की सर्विस दे रहा हूँ अभी, लेकिन मैं उसको नए नए नाम से लॉन्च करूँगा, ठीक है। फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स, बुलेट रिवीजन, ठीक है, मैराथन तुम्हारी ऐसी तैसी, ठीक है, पढ़ाना तो वही है, ठीक है, लेकिन ये नए नए नाम के साथ, ये वाला तुम्हारी ऐसी, ये, ठीक है। क्रैश कोर्स, अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है, सब एक है, लेकिन सबको नए नए नाम से लॉन्च करो। कोई कहाँ अट्रैक्ट होगा, कोई कहाँ फंसेगा, कोई कहाँ फंसेगा, ठीक है। अल्टीमेट गोल है बोतल में उतारना, ठीक है, हमारा नहीं है। आगे इसी में लास्ट वाला टिक करो, कस्टमर टेंड टू डेवलप स्ट्रॉन्ग ब्रांड रॉयल्टी। अगर आप नए नए ब्रांड नेम से आओगे ना, तो हमारे देश में क्या जज्बाती लोग हैं, एक ब्रांड के साथ बहुत लॉयल्टी रखते हैं, ठीक है। जब कंटिन्यू 15 सीजन हारने वाली आरसीबी के साथ हमारा लॉयल्टी हो सकता है, ठीक है, तो किसी के भी साथ हमारा लॉयल्टी हो सकता है, ठीक है। तो कस्टमर टेंड टू डेवलप द स्ट्रॉन्ग ब्रांड रॉयल्टी टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक कह रहा है क्या लवीना? ये 16 हो गई क्या? अच्छा, वो मेरे पास एक मैसेज आया कि अगर फरवरी में आईपीएल शुरू हो जाता चुनाव की वजह से, तो अभी तक तो आरसीबी बाहर भी होगी होती। कैसे ऐसे मैसेज भेजते हैं लोग। चलो हाँ, कहाँ जाऊँ?
तो थोड़ा टाइम पास करने आता है, ये आता है बैठ के चला जाता। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बैठ सुन। कस्टमर टेंड टू डेवलप, ये ब्रांड रॉयल्टी वाली चीज़ आ गई। अच्छा, इसमें ये नीचे वाली चीज़, 3 चीज़ चेक कर लो। जब भी आप नया प्रोडक्ट और नई प्राइसिंग लॉन्च करो तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखो, कस्टमर सेंट्रिक, सफिशिएंट रिटर्न और इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। बस ये टिक कर लो 3 चीज़ें। लवीना ये तू टिक कर लेना यार बेटा, मैं टिक नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी। 8 चीज़ें क्या? समझ गए? हाँ, ये 3 चीज़ क्या है, जब भी आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करो तो ये प्राइसिंग पॉलिसी में 3 चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। कस्टमर सेंट्रिक, मतलब आप जब भी कोई नई प्राइसिंग पॉलिसी ला रहे हो तो कस्टमर सेंट्रिक मतलब आपका प्रोडक्ट कस्टमर को फ़ायदा पहुँचाए। उसको किसी भी ब्रांड नेम से लॉन्च करो, कुछ भी नई चीज़ उसमें लेके आओ, लेकिन वो पहले कस्टमर सेंट्रिक तो हो, कस्टमर को उसका कुछ फ़ायदा तो दिखना चाहिए नई चीज़ का, ठीक है। जैसे मैं इसमें बजाज का एग्जांपल दूँ तुम्हें। बजाज एक समय में बहुत बड़ा ब्रांड नहीं था, लेकिन हम जब 12th क्लास में थे तो बजाज ने पल्सर लॉन्च करी थी और उसकी पल्सर इतनी बिकी थी कि ट्रुमेंडस मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था पल्सर ने, ठीक है। और ऐसे ऐड चलते थे, बजाज मतलब पल्सर, जबकि उसके पहले उसके दूसरे भी बहुत सारे बजाज की गाड़ियाँ थी, डिस्कवर थी और वो थी, 3-4 गाड़ियाँ और थी, लेकिन पल्सर की जो उसने करी थी क्योंकि उसको शेप डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त दिया था, उसको स्पॉटी लुक दिया था एकदम, और रेंज अच्छी रखी थी। बजाज हमेशा कभी भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेता था, ठीक है, तो रेंज एक तो अच्छी रखी थी, ऊपर से एवरेज भी ठीक ठाक था, इतना ख़राब नहीं था, ठीक है। तो वो तीनों चारों चीज़ें ऐसी हिट करी थी ना कि मतलब अगर तुम्हें 10 गाड़ियाँ दिख रही है तो 7 पल्सर दिखेगी, ठीक है, उस टाइम पे। तुम्हें पता है ये चीज़, ठीक है। तुम लोगों ने शायद आज से कितना, मैं बता रहा हूँ 2012 की बात बता रहा हूँ, मतलब 10-12 साल हो गए, तुम तो बहुत छोटे चुन्नू मुन्नू होंगे, पल्सर पे आगे बैठते होंगे तुम तो ठीक है। तो अरे जा इसको भेज या गरीब को, जब छोड़ने भेजूगी चला जाएगा, और ये वीडियो देख के नहीं आया ना कल तो यही डूचूंगा। अबे रोज़े मत करा करना, तो कफ़ारत दे दिया कर गेहूँ वगैरह, रूल है अपने में। हमारे में रूल होता है कि कोई मरीज़ हो, गरीब हो, नहीं कर सकता रोज़े, ठीक है, तो वो अनाज वगैरह दान कर दे, वो रोज़े के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी बोलता हूँ कर लिया अगर ज़रा ख़त्म हो जाएगा। चलो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाता हूँ, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। कितने तरह की मार्केटिंग होती है, ये ना आपकी पुरानी बुक में और अच्छा दे रखा था, मतलब पुरानी बुक में थोड़ा ज़्यादा दे रखा था इसको, नई बुक में थोड़ा सा कम कर दिया इसको। अब ये जितने भी तरह की मार्केटिंग है इसमें इतना कम कर दिया है कि दो लाइन ही सब में लिखी हुई है, तो इसमें कुछ टिक नहीं करना, सभी कुछ टिक करना है, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है ये इंपॉर्टेंट सब कुछ याद रखना है आपको। तो इसमें तुम सुनते जाओ क्या क्या है। एग्जाम्पल इसमें किसी के भी नहीं दिए तो मैं सबके एग्जाम्पल बताता जाऊँगा, तुम्हें सुनते जाना, लिखते जाना, ठीक है। पेन हाथ में रखना, दिमाग खुला रखना, ठीक है बेटा। चलो, प्रोडक्ट की बात चल रही है तो मार्केटिंग की बात कैसे ना चले। ऊपर बता रहा है भाई प्रोडक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग करनी चाहिए, नया ब्रांड नेम आना चाहिए, तो फिर बताओ मार्केटिंग कैसे करनी है। तो अलग अलग तरह की मार्केटिंग पर चर्चा करते हैं। पहली होती है सोशल मार्केटिंग, मेरी तरफ देखो। इसमें हम प्रोडक्ट के डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ऐसा काम करेंगे कि जिससे वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो किसी सोशल मैसेज के थ्रू, किसी सोशल मैसेज के थ्रू, जागो ग्राहक जागो, इस तरह का, जिसमें हम कोई ना कोई तरह का सोशल मैसेज भी देंगे, ठीक है, और साथ में प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करेंगे। तो ये चीज़ आजकल बहुत अट्रैक्टिव होती है, ये चीज़ों से लोग बहुत जल्दी लिंक कर पाते हैं, ठीक है। अब ये सोशल मैसेज वाले एडवर्टीजमेंट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अभी सर्फ एक्सेल का ऐड आया था, दाग अच्छे हैं, तो उसके अंदर एक ऐड आया था जिसमें वो होली खेल रहे थे, और उसमें एक हिंदू बच्चा होता है, मुस्लिम बच्चा होता है, बे भाई मरवाएगा क्या यार, और उसमें वो लोग होली खेल रहे होते हैं। तो वो होली खेलते खेलते भाई उसको वो हो गया, क्या पढ़ा रहा था, होली का ऐड आ रहा था, ठीक है। वो लोग होली, मतलब सर्फ एक्सेल का ऐड था, होली का ऐड नहीं था, लेकिन उसके साथ होली, और फिर इस तरीके से कि भाई उसको वो एक छोटा लड़का था, उसको नमाज़ पढ़ने जाना था, और उस दिन होली भी थी और शायद कुछ फ्राइडे भी था या कुछ ऐसा था, तो उसको साइकिल पे लड़की बिठा के ले जाती है, और नहीं
हल्की पे बैठा के नहीं ले जाती, लड़की पहले खड़ी रहती है, वो ऊपर छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पानी के गुब्बारे फेंक रहे होते हैं, तो लड़की फेंकती है और फेंको और फेंको और फेंको, वो फेंकते जाते, तो बोलते बस इतना ही था, खत्म हो गए, ठीक है। फिर वो जाती है, आजा भाई, ठीक है, वो उसको साइकिल में बैठा के ले जाती है और उसको ड्रॉप कर देती है कि भाई तू पढ़ के आ। फिर वो नमाज़ पढ़ के आता है, फिर उसको कहता है अब मैं लगाऊँ कलर, तो फिर उसको भी कलर लगाता है और ये सब, ठीक है। तो एक सोशल हार्मनी का मैसेज था और उसको ये तो प्रमोट करना ही है, दाग अच्छे हैं कि जितने भी दाग लग रहे हैं सब धुल जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, बहुत बढ़िया मैसेज होगा, ठीक है। सोशल मैसेज, इस तरीके की सोशल मार्केटिंग होती है। आदमी करने वाला रोज करता है, अरे फर्जी आदमी। पढ़ो, इसमें दो लिख दो, एक तो जागो ग्राफ जागो, सर्फ एक्सेल लिखते जाना भाई, फटाफट पेन हाथ में रखना, टाइम नहीं है। इट रिफर्स टू डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम, ऐसे तरह के प्रोग्राम चलाना विच एक्सेप्ट द सोशल आइडियाज, सोशल कॉज और सोशल प्रैक्टिस, ठीक है। किसी सोशल आइडिया को, सोशल कॉज को या सोशल प्रैक्टिस को प्रमोट करें, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कई बार जैसे सोशल कॉज में रिलीजन कभी भी मत लाओ, कोई भी रिलीजन आ जाते हैं आजकल, लोग बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, किसी भी चीज़ में कुछ भी चीज़ निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और सोशल कॉज अलग तरीके का हो, ठीक है। हर चीज़ पे स्टडी करो और हर चीज़ को देखो भैया, कोई भी सेगमेंट ऑफेंड ना हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि हम कर रहे हैं मार्केटिंग और उल्टी पड़ सकती है और चल जाता है बॉयकॉट, हम कर रहे हैं मार्केटिंग, ठीक है। चलो, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, ये एक दूसरी चीज से मिलता जुलता है, बराबर सुनना। ऑगमेंटेड मार्केटिंग, मेरी तरफ देखो। ऑगमेंटेड मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम हमारे मेन प्रोडक्ट या सर्विस के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे देते हैं, उससे वो प्रोडक्ट बिकने लगता है। इसका बेस्ट एग्जांपल डिश टीवी, डिश करो विश करो, ठीक है। इसमें डिश टीवी के साथ वो नेटफ्लिक्स फ्री दे देता है 1-2 महीने, डिश टीवी लगाते हैं तो। एयरटेल का सब्सक्रिप्शन दे देता है, अमेजॉन प्राइम दे देता है 1-2 महीने का, ये ऑगमेंटेड मार्केटिंग है, ठीक है। वो डिश टीवी लगा लेते हैं, 2-3 महीने का ये सब्सक्रिप्शन भी आ जाता है। इसमें एक और एग्जांपल, आपके जियो वीओ के प्लान, एयरटेल के प्लान, ये भी सब 1-1 महीने 2-2 महीने के नेटफ्लिक्स वगैरह फ्री देने लगे, ये ऑगमेंटेड मार्केटिंग है। क्या है बच्चों, सुन रही है चिन्नू? हाँ पढ़ो। दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड एडिशनल सर्विसेज एंड बेनिफिट दैट अ प्रोडक्ट कैन ऑफर बिसाइड द कोर प्रोडक्ट, ठीक है। कोर प्रोडक्ट के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा भी देंगे। एग्जांपल लिखते जाना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में पढ़ने में, ठीक है। डिश टीवी और जियो और एयरटेल रिचार्ज, ऊपर क्या दिया, सर्फ एक्सेल ऐड और जागो ग्राहक जागो, इस तरह की ऐड, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग, हर चीज सब टिक कर लेना बेटा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग मेरी तरफ देखिएगा जरा। इसमें हम लोग अपने एंड कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये अब तो चलती नहीं है, ये अब नहीं चलती है, चलन में नहीं है। वो टेली चैनल वगैरह आते थे, ठीक है, उसमें कॉलिंग से, टेली कॉलिंग सॉरी, और टेली कॉलिंग में वो लोग फ़ोन पे भेजते थे सारी चीज़ें। वो पहले आपको एक ऐड दिखाते थे, उस ऐड के अंदर नंबर आता था और फिर वो बोलते थे आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, आपको ये चीज़ चाहिए, नाप तोल, ठीक है। ये चलन कम हो गया इसका बहुत, हमारे टाइम पे ये बहुत चलन में था, अभी भी है। उस टाइम पे जी सिनेमा आता था, एक जी सिनेमा, अभी भी आता ही है, मतलब अभी आता तो सब है लेकिन अभी देखता कौन होगा। अब हमने तो मूवी जी सिनेमा पे ही देखी है सारी, ठीक है। नेटफ्लिक्स तो था नहीं भाई, 7th 8th 9th क्लास में जब टीवी देखा करते थे तो उसमें ये ऐड आते थे। हाँ बहुत ज़माना ही पुराना है, हम भी पुराने ही हैं। अब वो एक ऐड आता था, उसमें इतना ज़बरदस्त ऐड था वो, ठीक है। वो ऐसे आता था, वो मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत खर्राटे लिया करता था, खर्राटे से फर्राटे लिया करता था, फिर मेरे दोस्त हलकट पिंटो ने मुझे इस दवाई के बारे में बताया, ये दवाई लेने के बाद मेरी खर्राटे की समस्या दूर हो गई। ये दवाई इतनी महंगी थी कि मुझे नींद ही नहीं आती थी, तो मैं खर्राटे कहाँ से लूँगा, ठीक है। ऐसा करके बहुत ज़बरदस्त ऐड चलते थे इसके। तो ये टेली कॉलिंग वाले ऐड थे, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग। इसमें एक फ़ायदा क्या होता है कि बाकी मार्केटिंग में आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आप एंड कस्टमर तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे। जैसे मैंने कितना भी अच्छा ऐड बनाया, कितनी भी अच्छी मार्केटिंग करी, लेकिन मुझे नहीं पता चलेगा कि उस तक पहुंचा या वो मेरी मार्केटिंग की वजह से आया या कोई और वजह से आया। इसमें तो पता ही चलेगा, क्योंकि वो ऐड दिखाने के बाद नीचे नंबर डिस्प्ले करते थे, वो नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करोगे तो उसको पता चली गया कि आपने मेरा ऐड देखा और वो आपको अच्छा लगा और आपने कॉल किया। अब कॉल करके वो आपको घर पे पहुंचा देगा, इसे डायरेक्ट मार्केटिंग बोलते हैं। जल्दी टिक करो, ठीक है। मार्केटिंग थ्रू वेरियस एडवर्टीजमेंट मीडिया गेट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद कस्टमर। और नीचे बस एग्जाम्पल टिक कर लो, कैटेलॉग सेलिंग, ईमेल, टेली कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, टीवी शॉपिंग, ये नापतोल टीवी शॉपिंग में ही आता है,
अगला रिलेशनशिप मार्केटिंग, मेरी तरफ देखना जरा। रिलेशनशिप मार्केटिंग, इसमें हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे जिससे वो वापस हमारी सर्विस यूज़ करेगा। अब ये तुम्हें ऑगमेंटेड मार्केटिंग जैसा लगेगा, लेकिन इसमें एक फ़र्क है, फिर वो फ़र्क मैं तुमसे पूछूंगा, फिर तुम्हें बताना है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसी एक्स्ट्रा सर्विसेज देंगे जिससे उसका हमारे साथ बॉन्ड अच्छा हो, रिलेशनशिप बने और दोबारा वो हमें यूज़ करे। जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल जो इसने दे रखा है परफेक्ट है एयरलाइंस का। जितनी भी एयरलाइंस है वो एयरलाइन में लॉन्च प्रोवाइड करती है। अब जैसे मेरे को दिल्ली जाना है ना, और 3-4 घंटे का काम है और वापस आना है, ठीक है, तो मैं वहीं पे लॉन्च सर्विस यूज़ कर लूँगा, वहाँ मेरा रेस्ट हो जाएगा, खाना पीना हो जाएगा और बहुत कम कॉस्ट में हो जाता है। इनफैक्ट जीरो पे भी हो सकता है अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूज़ करो तो। लॉन्च एक ऐसी सर्विस है जिसे बहुत कम लोग यूज़ करते हैं और जो बहुत बेनिफिशियल होती है। अगर आपके पास मास्टर कार्ड है या वीज़ा कार्ड है तो मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड पे तो लॉन्च एक्सेस फ्री होता है, हर क्वार्टर में 2 एक्सेस। अब अपन तो क्या इतना बाहर ही नहीं जा पाते एयरपोर्ट में, तो कहाँ उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। 1-2 बार मैं कभी ज़रूरत पड़ी तो मैंने यूज़ करा, तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी मिलती है। जो मेरे दोस्त को देता हूँ कार्ड, वो लोग उसका जाने का काम पड़ता रहता है तो वो भी यूज़ करता है, ठीक है, उसका खुद का एक्सेस ख़त्म हो जाता है, तो इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, चार्जेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब इतने कम चार्जेस होते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही मानो। कुछ तो ऐसे लॉन्च है, अडानी का एक लॉन्च है वहाँ पे मुंबई में, उसमें तो 3 स्टार कैटेगरी के शेफ़ है जो खाना आपको सर्व करेंगे, ठीक है। मैं गया नहीं, मेरा दोस्त बता रहा था कि 3 स्टार कैटेगरी के शेफ़ है, इतना डिलीशियस खाना मिलता है ज़बरदस्त, और ये सब फ्री में दे रहे हैं। तो रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं आपके साथ कि आप वापस से इनको यूज़ करो, ठीक है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड ऑगमेंटेड मार्केटिंग। तेज बोल। ऑगमेंटेड मार्केटिंग में तो कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि ये लूंगा तो ये भी मिल जाएगा, तो उस चक्कर में वो उसकी दुकान को खेल सकते कि साथ में ये भी मिल रहा तो वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अब कोई लेकिन कोई दूसरा भी फ्लाइट से जा रहा तो वो ऐसे तो भी जाएगा कि लॉन्च मिलेगा तो ही फ्लाइट। हाँ, वेरी गुड। और उसका उसके साथ डायरेक्ट नेक्सेस नहीं है, उसके साथ उसका डायरेक्ट नेक्सेस नहीं है, वो लॉन्च ना भी दे, तुमने तो एयरप्लेन का टिकट करा ही दिया, वो एक्स्ट्रा इसलिए दे रहे हैं ताकि वहाँ जाके तुम्हें पता चल रहा है यार ये एक्स्ट्रा मेरे को दिया है तो इसके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हो, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उसका आपके प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट नेक्सेस नहीं है, और ऑगमेंटेड मार्केटिंग में डायरेक्ट नेक्सेस है। अगर आप डिश टीवी खरीदोगे तो ही आपको नेटफ्लिक्स का एक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। पढ़ो। और एयरलाइन में तो ऐसा है कि आपने किसी भी एयरलाइन से बुक कराया हो, वो फैसिलिटी तो एयरपोर्ट दे रहा है आपको। पढ़ो। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड इनहेंसिंग, क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड इनहेंसिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर। इतना कम दे रखा है कि आराम से लर्न हो सकता है, हर चीज़ में 2-2 लाइन ही दे रखी है, बस मेन जो है बराबर याद रखना। एयरपोर्ट का एग्जाम्पल दे ही रखा है। अब आपको 3 एक साथ पढ़ाता हूँ मैं, पर्सन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग और प्लेस मार्केटिंग। पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस। पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस। पहले सर्विस है, हाँ, सर्विस में तो कुछ भी नहीं है। अगर यही मार्केटिंग के टूल्स सर्विस सेक्टर यूज कर रहा है तो सर्विस मार्केटिंग हो जाएगी। मतलब मार्केटिंग आजकल सर्विस वाले भी करने लगे, गुड्स वाले तो करते ही थे। इट इज अप्लाइंग कॉन्सेप्ट, टूल, टेक्निक ऑफ मार्केटिंग टू सर्विसेज। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट टूल्स मार्केटिंग के है वो किस पे अप्लाई कर दो, सर्विस पे, तो सर्विस मार्केटिंग हो जाएगी। मुझे तुमको एग्जांपल दे सकते हो सर्विस मार्केटिंग का, मेरे को क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है। अरे सर्विस बोल रहा हूँ भाई सब, जैसे मैं सर्विस में हूँ, टीचिंग में हूँ, ऐसे जिम वाला है, एक लॉयर है, लॉ फर्म है, एक ऑडिटिंग फर्म है, इनकी सर्विस मार्केटिंग। ये कैसे करते होंगे, सर्विस को मार्केट कैसे करते हैं? कोचिंग वाले कैसे करते हैं? हाँ, एक सब्जेक्ट पढ़ो, दूसरा सब्जेक्ट फ्री, या ये तुम्हारे अकाउंट कंसल्टेंट्स, इनकम टैक्स का रिटर्न बनाओ, जीएसटी का रिटर्न फ्री, स्कॉलरशिप से, हाँ, वो कुछ टेस्ट वगैरह लेकर जिससे एनरोलमेंट बढ़े और फिर वो डिस्काउंट देकर। इस तरीके से कोई भी चीज़, कोई भी मार्केटिंग का टूल जो सर्विस में यूज़ किया जा रहा है तो वो सर्विस मार्केटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्विस मार्केटिंग, ठीक है। सर्विस इज एनीथिंग बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अनदर, दैट इज एसेंशियली, मतलब सर्विस का मतलब बता रहा है। सर्विस का मतलब क्या होता है? जब भी मैं आपको कोई ऐसी एक्टिविटी करता हूँ जो नेचर में इंटेंजिबल होती है तो वो क्या होती है? सर्विस। और उसके लिए मैं कोई भी मार्केटिंग यूज़ कर रहा हूँ तो वो सर्विस मार्केटिंग हो गई। अब जो अगले 3 है वो एक साथ पढ़ेंगे, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस। ध्यान से सुनना, पर्सन,
ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस। इसका आप बुक में भी डेफिनेशन देखोगे ना तो स्टार्टिंग तीनों का सेम है, कुछ 3-4 वर्ड है जो सेम है। देखो उसमें बोला है, पर्सन में पहले पढ़ रहा हूँ फिर समझाऊंगा। एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज, ये टिक करो, फिर नीचे आओ। एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज, फिर नीचे आओ। एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज, दिख रहा है तुम्हें? तो सब में ये वर्ड तुम्हें लिख के आना है, ये तो तुम वर्ड टू वर्ड लिखोगे, कुछ भी चेंज नहीं करोगे। एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन, चेंज, क्रिएट, मेंटेन, चेंज, क्रिएट, मेंटेन, क्रिएट, मेंटेन, चेंज। अब क्या है ये तीनों? पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और प्लेस। पर्सन में कुछ बच्चे इसका गलत इंटरप्रिटेशन भी निकाल लेते हैं सेल्फ पढ़ते वक्त, या फिर कई बार तो टीचर भी इसको गलत तरीके से समझा देते हैं कि इसका ये मतलब है कि किसी ब्रांड एम्बेसडर को लाना जो आपके लिए मार्केटिंग करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर बायजूस के लिए मैं शाहरुख खान को लाया तो ये नहीं है, ये तो ब्रांड एम्बेसडर है, ब्रांड मार्केटिंग नहीं है, ये अलग चीज़ है। पर्सन मार्केटिंग का मतलब है जब कोई बंदा अपने आप की ही मार्केटिंग करता है, अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए, अपनी इमेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पर्सन मार्केटिंग यूज करते हैं पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट पर्सन, फिल्म स्टार्स, ये खुद की मार्केटिंग करते हैं। इसके सैकड़ों एग्जांपल है। ठीक है, इन सब की पीआर टीम होती है जिनसे इनका फैन बेस बढ़ता है और जिससे इनकी मूवीज चलती हैं। ठीक है, अब जैसे सलमान खान के ऊपर जब हिट एंड रन केस हुआ था तो उससे उसकी इमेज टर्निश हुई थी बहुत ज़्यादा, मूवीज़ भी नहीं चल रही थी, तो उसकी पीआर टीम उसने हायर करी, उन्होंने उसको पर्सन मार्केटिंग करा। ठीक है, बताया भाई ये इतने चैरिटी करते हैं, डोनेशन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जिससे उनका एक इमेज अलग बदला, फिर उनकी मूवी चलने लगी। हर कोई करता है। ठीक है, धोनी का आपको सबसे बड़ा फैन बेस मिलेगा पूरे वर्ल्ड में क्योंकि उसका पीआर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब विराट कोहली का पीआर बहुत स्ट्रॉन्ग है, उन्होंने अभी अपनी पीआर एजेंसी चेंज करी, एक किसी से जिससे करवाते थे वो पीआर, तो कुछ न्यूज़ में आया था कि उससे चेंज करा उन्होंने, कुछ पता नहीं जो भी इशू होंगे। ठीक है, और कुछ का नहीं होता है इतना बड़ा पीआर, तो पर्सन मार्केटिंग नहीं करते, तो शायद लोग कभी कभी उनको खामियाजा भी उठाना पड़ता है, पीछे रह जाते कई बार। ठीक है, जैसे युवराज सिंह, ठीक है, हार्दिक पांड्या का बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, अभी चल नहीं रहा है अभी, तो देखना तो। ठीक है, आज की तारीख में कोई भी ऐसे नहीं है जिसका पीआर स्ट्रॉन्ग ना हो। ठीक है, अब तो सब करने लगे हैं, तो सब पर्सन मार्केटिंग करते हैं, पॉलिटिशियंस करते हैं। ठीक है, गुजरात दंगों के बाद जब मोदी जी की इमेज खराब हुई थी तो उन्होंने पर्सन मार्केटिंग करी। ठीक है, आज तक कर ही रहे। ठीक है, मोदी सरकार, भारत सरकार तो है ही नहीं, अब मोदी सरकार। ठीक है, तो पर्सन मार्केटिंग है। ठीक है, अपने आप को दिखाना, अपनी इमेज को बिल्ड करना लोगों के सामने, और ये 3 जने सबसे ज़्यादा करते हैं, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट पर्सन और फिल्म स्टार्स। पढ़ो, पीपल कैन बी मार्केटेड, पर्सन कैन बी मार्केटेड इन अंडर एक्टिविटीज। इसमें क्या करेंगे हम, अंडरलाइन कर लो, एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज द एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन। मैं ऐसा मार्केट करूंगा अपने आप को कि लोगों का मेरी तरफ परसेप्शन क्या हो जाए, या तो क्रिएट हो या चेंज हो, कि एक और क्या था वर्ड, या मेंटेन। अभी पहले से आप मेरे को अच्छा समझते ही नहीं थे, तो मैं पर्सन मार्केटिंग करके क्रिएट करूंगा पहले तो। अब अगर मेरा पहले से था, आप मेरे को कुछ अच्छा समझते थे लेकिन अब और अच्छा समझो तो इनहेंस करूंगा, या पहले आप मेरे को बहुत गंदा समझते थे, अब मैं उस परसेप्शन को चेंज करूंगा। तो इन तीनों वर्ड का मतलब है क्रिएट, इनहेंस और चेंज। ठीक है, अब जिसकी इमेज टर्निश हो गई है सलमान खान की तरह, ठीक है, वो करेंगे इसमें क्या, चेंज, ताकि लोग उनके बारे में अच्छा सोचे। जिसकी ऑलरेडी इमेज है और बढ़ाना चाहते हैं तो वो मेंटेन, और जो नए नए हैं वो करेंगे क्रिएट। एग्जाम्पल टिक कर लो, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स स्टार और फिल्म स्टार्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग सेम वो के वही जो ऊपर समझाया वो ऑर्गेनाइजेशन पे लग जाएगा। मतलब आप पर्सन नहीं करेगा अपनी मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन करेगा। टाटा इसमें बेस्ट एग्जांपल है, शुरू से अपना एक ऐसा परसेप्शन लोगों के सामने बनाया है कि टाटा कुछ भी लेकर आए लोगों को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि उसने ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया है, पर्सन को बिल्ड नहीं किया। अब उसमें 25 लोग आए, 50 लोग जाए, 5000 लोग आए, 10,000 लोग जाए, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन टाटा अपने आप को स्टैब्लिश कर चुका है। ठीक है, तो वो लोगों के सामने क्रिएट, इनहेंस और मेंटेन, चेंज कर चुका है अपने आप ऑर्गेनाइजेशन को। पढ़ो,
इट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटी अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज। अंडरलाइन कर लो, एग्जाम्पल तो लिखते ही चलना सब में, ठीक है। अब प्लेस मार्केटिंग सेम यही, क्रिएट, मेंटेन और चेंज किसके लिए करूँगा? प्लेस के लिए। ये करती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इनक्रेडिबल इंडिया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। पधारो हमारे देश, ठीक है। राजस्थान का भी है कुछ ऐसा टैगलाइन, पधारो हमारे देश। देश कैसे? देश बोल देंगे, ठीक है। गुजरात में था वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात करके था, ठीक है। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट और वो, ठीक है। और मध्य प्रदेश का भी था, हिंदुस्तान का दिल देखो, ठीक है, ऐसे करके आता था, बीच में पड़ता इसलिए, ठीक है। मध्य प्रदेश, इसका एक बहुत बढ़िया ऐड आता था, ठीक है। ये देखा वो देखा, ये देखा वो देखा, फिर लास्ट में टैगलाइन थी, हिंदुस्तान का दिल देखा, आओ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो प्लेस मार्केटिंग, लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है किसी प्लेस की तरफ। पढ़ो, अंडरलाइन करो। इट इज अ मार्केटिंग फिलोसफी, अरे एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन, चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। इसको लर्न कर दो तुम लोग यहीं पर जल्दी फटाफट, ठीक है। क्या है? एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन, चेंज परसेप्शन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्लेस। पूरी सेम डेफिनेशन है, लर्न हो गई है। आगे आओ। एनलाइटेंड मार्केटिंग क्या है? अब बेटा एनलाइटेंड मार्केटिंग क्या है? इसमें हम मार्केटिंग को एक गोल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मार्केटिंग किसी पर्पस के लिए करते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट भी प्रमोट हो और साथ ही साथ हम सोसाइटी में कोई सोशल चेंज लेकर आए। और जब तक हम वो चेंज लेके नहीं आएंगे तब तक मार्केटिंग करते रहेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म मार्केटिंग टेक्निक है। क्या है ये? इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं तुम्हें। क्या है ये? लॉन्ग टर्म मार्केटिंग। जब तक हम करते रहेंगे जब तक हमें वो डिजायर्ड गोल हमारा अचीव नहीं हो जाता। मार्केटिंग भी करनी है हमें, लेकिन उसके साथ साथ हमें वो गोल भी अचीव करना है। देखो, इट इज अ मार्केटिंग फिलोसफी that a company's marketing should support the best long run performance of the marketing system that is beyond the prevailing mindset। अभी के mindset के एकदम beyond, कुछ अच्छा करना जो कस्टमर ओरिएंटेड हो, इनोवेटिव हो, वैल्यू ओरिएंटेड हो, मिशन ओरिएंटेड हो, सोशल ओरिएंटेड हो। क्या तो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं हमारे मिशन के थ्रू, कोई इनोवेटिव वे यूज कर रहे हैं, ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो बिल्कुल हटके और एक मिशन के तहत कर रहे हैं कि इसको अचीव करके रहेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे, ठीक है। इसमें कुछ शायद डव ने अपना पहला जो ऐड दिया था वो ऐसा ब्यूटी केयर प्रोडक्ट का ऐड था। लेकिन ब्यूटी केयर प्रोडक्ट का ऐड हमेशा कौन करता है भाई? कि एक ये दिखाते हैं कि भाई देखो इसकी स्किन पहले ऐसी थी और फिर अब ये हो गई, तो इसमें थोड़ा रेसिज्म वाला पॉइंट आता है। तो उन्होंने, ठीक है, एक ब्लैक लड़की से ऐड करवाया और बहुत टाइम तक करवाया। उन्होंने कहा भाई कि ये जो है ये तुम्हें कोई बुरा नहीं करेगा, ये स्किन तुम्हारी सॉफ्ट कर देगा, अच्छी कर देगा, ठीक है। कोई इस तरह का केमिकल यूज़ नहीं होगा और कलर मैटर नहीं करता। उनको ये मैसेज देना था कि जब तक ये मैसेज हमारा नहीं पहुंच जाता, कोई बड़े सेलिब्रिटी को नहीं लिया ऐड में, एक साधारण व्यक्ति से ऐड करवाया और एक कैंपेन की तरह इसको रन किया बहुत सालों तक, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हमें कैंपेन की तरह मार्केटिंग करते हैं, वो एनलाइटन मार्केटिंग होती है, जिसमें हमारा विजन एक किसी पर्पस को या डिज़ायर को अचीव करने का होता है कि हम ये गोल को अचीव करना चाहते हैं। और कोई एग्जांपल याद है तुम्हें एनलाइटन मार्केटिंग? किसका बेटा? 1 रुपया इनकी शिक्षा की ओर, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। और ये लगातार कर रहे हैं इसको लगातार कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मार्केटिंग में और इसमें फ़र्क है। सोशल मार्केटिंग वन टाइम में किसी एक सोशल कॉज के लिए है और वो ऐड बार बार चेंज होते रहेंगे। सर्फ एक्सेल का जो एग्जांपल दिया वो ऐसे ऐड बार बार बनाता रहेगा, किसी और गोल को ले लेगा, किसी और चीज़, हमेशा सोशल करे ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक लॉन्ग टर्म विजन को लेकर हम काम करते हैं जब तक हमारा वो पर्पस अचीव नहीं हो जाएगा, ठीक है। और लगातार करते रहेंगे, ये एक बार वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, कंटिन्यू बेसिस पे करते रहेंगे। अब जो तुमने मामा आर्ट का एग्जांपल दिया, ये जब तक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई है और तब तक इनका ये पेड़ उगाने का चलता ही रहेगा, तो ये एनलाइटनिंग में आएगा, ठीक है। डिफरेंशियल मार्केटिंग,
किसी में भी नहीं आएगा, वो तो खुद ही ट्रांसफॉर्म हो रहे थे बस। अरे किस में आएगा वो कि डिजिटल इंडिया सोशल मार्केटिंग में आ गया, और क्या है, सोशल कॉज है, सोशल कॉज भी क्या है ये। चलो डिफरेंशियल मार्केटिंग देखो अब क्या होता है। डिफरेंशियल मार्केटिंग, इसमें हम क्या करते हैं बेटा, अलग अलग मार्केट और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे इसमें एक और एग्जांपल इसने हिंदुस्तान यूनिलीवर का दिया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लाइफ बॉय भी बनाती है और लक्स भी बनाती है, डव भी बनाती है, ये सब इसके ही है। लेकिन डव के लिए जो एक्टर और एक्ट्रेस यूज़ होते हैं, लाइफ बॉय के लिए वो कभी यूज़ नहीं होंगे। देखना तुम, डव के लिए अगर कतरीना कैफ आएगी तो लाइफ बॉय के लिए कतरीना कैफ कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो लाइफ बॉय में हमेशा वो कैरेक्टर आर्टिस्ट लेते हैं छोटे छोटे जो। कब आ गया अजय जो हर जगह आया जा रहा है यार, पागल हो गया है क्या, मेरे एग्जाम्पल बिगाड़ रहा है। तो लाइफ बॉय एक लो सेगमेंट कस्टमर को देता है वो, और डव जो है वो एक हाई सेगमेंट को देता है वो। तो वो एडवर्टीजमेंट इसके लिए अलग तरीके से करता है, इसके लिए अलग तरीके से करता है। कंपनी दोनों की एक है और दोनों आते भी ब्यूटी प्रोडक्ट में है, मतलब सोप में आते हैं, बट फिर भी दोनों का एडवर्टीजमेंट का तरीका अलग अलग है। ये डिफरेंशियल मार्केटिंग इसकी में, मतलब हाई सेगमेंट मतलब वो प्रीमियम सेगमेंट कस्टमर के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है डव और ये सब। ऐसा कंपनी खुद बोलती है, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने प्राइस भी इस तरीके से रखे हैं उसके, वो थोड़ा महंगा रखा है या थोड़ा सस्ता रखा है, ठीक है। और अभी बढ़ गए वो अलग बात है, लेकिन बहुत सालों तक ये रहा है कि इसका प्राइस और इसके प्राइस में बहुत फर्क रहा है दोनों, और कंपनी है और है दोनों सो। अभी ये तो नहीं बोल सकता ये खराब है ये अच्छा है, ठीक है। तो मार्केटिंग इस तरीके से कर देते हैं कि भैया ये जो है वो एंटीसेप्टिक है, इस तरीके का है, और ये थोड़ा फ्रेगनेंस वाला है, ये है वो है, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। देखो, इट इज़ अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी इन विच फर्म डिसाइड टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स, डिजाइन सेपरेट ऑफर फॉर ईच अदर, अलग अलग रखते हैं सबके लिए। जैसे HUL, लाइफ बॉय, लक्स, रेक्सोना पॉपुलर सेगमेंट में, डव और पियर्स प्रीमियम सेगमेंट में रखते हैं लोग, ठीक है। नेक्स्ट, सिंक्रो मार्केटिंग कौन सी है? एग्जाम्पल बराबर बोलते जाना हूँ, दिखते जाना। अब सिंक्रो अभी एक से मिलता जुलता लगेगा बराबर, फिर मैं तुमसे पूछूंगा क्या फ़र्क है। सिंक्रो मार्केटिंग देखो, मेरी तरफ देखो। जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड किसी एक पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा होती है और किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कम होती है, तो उस डिमांड को सिंक करने के लिए सिंक्रो मार्केटिंग यूज़ होती है। इसमें बेस्ट मूवी टिकट, वीकेंड्स पे ज़्यादा बिकते हैं, वीकडेज पे कम बिकते हैं, रात को ज़्यादा बिकते हैं, सुबह कम बिकते हैं। तो सुबह की डिमांड को कैप्चर करने के लिए जो सुबह टिकट खरीदेगा बाय वन गेट वन फ्री, या फिर इतने में खरीदोगे तो 50% ऑफ या 30% ऑफ, वीकडेज में जाओगे तो 30% ऑफ, 50% ऑफ, वीकेंड में जाओगे तो महंगा मिलेगा। ये सिंक्रो मार्केटिंग है, जिसमें हम लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड किसी एक पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा है और एक पर्टिकुलर टाइम में कम है, तो उसे सिंक करने के लिए ये टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं। अंडरलाइन करो, इसमें मूवी का ही एग्जाम्पल देना, इसने भी यही दे रखा है। When demand for a particular product is irregular due to season, some part of the day or on hour basis, ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ द डे में डिमांड इरेगुलर है तो सिंक्रो मार्केटिंग यूज़ की जाती है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग कितनी पढ़ा दी यार, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग पे आते हैं। मेरी तरफ देखो, इसमें हम क्या करते हैं, मार्केटिंग ही सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए करते हैं, सबके लिए करते ही नहीं है, ठीक है। रोल्स रॉयस, रोलेक्स की घड़ियाँ, ये कंसंट्रेटेड मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। इनका कभी टीवी में ऐड नहीं आएगा। जनरल क्या करेंगे, जनरल ऐड देखें, कौन सब रोल्स रॉयस खरीदेगा, ठीक है। हाँ, वो रोलेक्स कौन सब खरीदेंगे, क्या करेंगे, टीवी में ऐड देंगे। इनका जो प्रीमियम सेगमेंट है जो इनको खरीदने वाला है, इनके लिए हम अलग तरीके की मार्केटिंग करेंगे, सिर्फ इनको देखते हुए, ये 10, 20, 50 लोगों को देखते हुए जो हमारे हैं, बस, और किसी के लिए मार्केटिंग करनी नहीं है। हमें पता है वो खरीद ही नहीं पाएंगे हमारी चीज़, इतनी महंगी है, तो उसके लिए कंसंट्रेटेड मार्केटिंग यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है? देखो, इट इज़ अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी इन विच अ फर्म गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन और फ्यू सब मार्केट। इट कैन ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ निश मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर, किसी पर्टिकुलर जैसे
मुझे पता है कि यहाँ पे कोई सेमिनार होने वाला है बहुत बड़े लेवल का, और यहाँ पे सारे एलाइट कस्टमर्स आएंगे, एलाइट लोग आएंगे, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक अपना एक कुछ ओरिएंटेशन दे दूँगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, कुछ ऐसे गिफ्ट विफ्ट दे दूँगा जिसमें उनको वाउचर में बता दूंगा कि मेरा नया प्रोडक्ट कैसा है, क्या है। बस वो एलाइट लोगों, सबके लिए जनरलाइज करने की जरूरत नहीं, सब खरीदेंगे भी नहीं इसको। तो कंसंट्रेटेड मतलब जो मेरा कोर ग्रुप है मैं सिर्फ उसको देख के मार्केटिंग टेक्निक बनाऊँ, सबके लिए ना बनाऊँ। जैसे कंसंट्रेटेड मार्केटिंग मैं भी कर सकता हूँ कि मैं ये देखूँ कि मैं अगर सारे बच्चों का डेटा ले लूँ, सारे बच्चों को मैसेज पहुँचाऊँ, तो मुझे वो पता है कोटा में 90% लोग तो साइंस मैथ्स लेते हैं, तो 90% बच्चा तो मेरे काम का नहीं है 11th का आने के बाद। 11th के पहले तो 100% ही मेरे काम का नहीं है 10th तक तो, ठीक है। तो 10th तक जो स्कूल पढ़ाता है वहाँ तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है कुछ करने का, ठीक है। 11th से मेरा मार्केट शुरू होता है, 11th में भी यहाँ पे 90% बच्चा, सही कह रहा हूँ मैं, साइंस मैथ्स लेता है, 10% ही मेरे काम का है। तो मुझे ऐसी मार्केटिंग टेक्निक यूज़ करनी चाहिए जिसमें मैं 10% तक जा सकूँ, बस 90% से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब जो साइंस मैथ्स की कोचिंग यूज़ कर रही है मार्केटिंग टेक्निक, वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अलग अलग जगह पे बैनर लगाना, रेलवे स्टेशन के बाहर पूरा भर देना, मैं वो करूँगा तो मेरा कौन सा बच्चा यूपी बिहार से पढ़ने आ रहा है, कौन देखेगा मुझे? कोई नहीं देखेगा, कोटा का ही नहीं आ रहा है साला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा रेलवे स्टेशन पे बैनर लगा के? तो मैं वहाँ यूज़ करूँ कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, सब जो कर रहे हैं वो नहीं करूँ। मेरे जो कोर ग्रुप मेरा 10% बच्चा है, बस वो 10% को देखते हुए मैं मार्केटिंग करूँ। लास्ट आता है डी मार्केटिंग। डी मार्केटिंग मतलब अपनी डिमांड को कम करना, डिस्ट्रॉय करना नहीं, कम करना। अंडरलाइन करो, दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस द डिमांड टेम्पररी और परमानेंटली। किसी डिमांड को टेम्पररी या परमानेंट बेसिस पे खत्म कर देना, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे रिड्यूस करना, डिस्ट्रॉय करना नहीं। अंडरलाइन करो, डज नॉट एम टू डिस्ट्रॉय, इसमें डिस्ट्रॉय नहीं करना हमें, सिर्फ स्प्लिट करना है। अब इसने क्या कर दिया हमें कि ये जूलॉजिकल पार्क वगैरह का इसने हमें एग्जांपल दिया है कि ये ओवर क्राउड होते हैं संडे को। तो मुझे बताओ इसमें और सिंक्रो में क्या फ़र्क है? इसमें और सिंक्रो में, ये डी मार्केटिंग में और सिंक्रो में। हाँ वेरी गुड, कि एक टाइम में जब ज़्यादा है तब कम नहीं करना चाह रहा हूँ, उसे तो ज़्यादा ही रहने दो। जिसमें कम है उसे बढ़ाना चाह रहा हूँ, सिंक करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे कम ही करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन मुझे नहीं रखनी ज़्यादा, उसे मुझे कम करनी है या ख़त्म ही कर देनी है। अब वो भले किसी और टाइम में बढ़े या ना बढ़े, लेकिन उस टाइम में तो मुझे कम करनी है। डी मार्केटिंग इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल दिल्ली की मेट्रो। दिल्ली की मेट्रो अगर आप ट्रेवल करोगे कभी भी, दिल्ली में ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम है, पता ही है मुंबई में भी है, लेकिन मुंबई में क्या कि वो डाइवर्ट हो रहा है धीरे धीरे। दिल्ली में डाइवर्ट भी नहीं हो पा रहा बिकॉज क्योंकि हमारा पार्लियामेंट अलग उधर है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन अलग उधर है, सारे सरकारी काम दिल्ली से होते हैं, कैपिटल अलग है, तो कैपिटल का प्रेशर अलग है, उस पर पॉपुलेशन का अलग है और पॉल्यूशन का अलग है, और यूनियन टेरिटरी अलग है, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसको जब तक कंप्लीट स्टेटहुड नहीं मिलेगा ना तो यहाँ से पूरा काम हो पाता है ना वहाँ से पूरा काम होता है, ठीक है। आपने पावर दो जगह पे डेलीगेट कर रखी है, ये सबसे बड़ी बेकार चीज़ है। या तो उसे यूनियन टेरिटरी से भी हटा दो, मतलब उसमें इलेक्शन हटा दो कंप्लीट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाए, या कंप्लीट स्टेट गवर्नमेंट दे दो। जो मतलब ये ऐसा मुद्दा है कि 15 साल कांग्रेस पावर में थी, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी 15 साल कंटिन्यू बैक टू बैक। तो उस समय कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था कि हम दिल्ली को कंप्लीट स्टेटहुड दिलवाएंगे। वो आ गए इधर पावर में, और इधर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी इधर थे और वो भी इधर थे, तो ये हो सकता था आराम से। लेकिन यहाँ मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे तो दूसरे के अलायंस में थे, तो यहाँ वो कोई बिल लेकर आया, वो पास नहीं हुआ, तो उसको कंप्लीट स्टेटहुड नहीं मिला। अब बीजेपी जब इलेक्शन लड़ा यहाँ पे, तो बोला अगर हम पावर में आए इधर भी और इधर भी, तो हम दिल्ली को कंप्लीट स्टेटहुड दिलाएंगे। तो इधर तो आ गए वो, इधर केजरीवाल आया, तो केजरीवाल ने भी अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि हम इसको कंप्लीट स्टेटहुड मिलाएंगे। अब ये दिलाना चाहता है, लेकिन ये कह देंगे अगर हम अब कंप्लीट स्टेटहुड दे देंगे तो वो पावर हमारी इधर से इधर चली जाएगी, तो वो नहीं दे रहे, ठीक है। ये सबके मैनिफेस्टो में था, कांग्रेस में भी, बीजेपी में भी, आम आदमी पार्टी के भी, लेकिन कोई कंप्लीट स्टेटहुड दिल्ली को नहीं दिला पा रहा। और इससे वाकई में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है ना, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है दिल्ली में। एक बार पावर सेंट्रलाइज करके देख लो, 100% ये चीज़ खत्म हो जाएगी। या तो इधर दे दो पूरी पावर, या इधर दे दो। तो दिल्ली में मेट्रो का एक सबसे बड़ा इशू था। अब मेट्रो जब वो लोग लेकर आए, तो अभी मेट्रो में क्या होता है कि सब लोग दोपहर के टाइम पे मेट्रो यूज़ नहीं करते, ठीक है। ट्रैफिक और सुबह और रात को पूरी शाम को यूज़ होगी,
दोपहर को बिल्कुल यूज़ नहीं होती, तो शाम को इतनी भयंकर भीड़ रहती है, ठीक है, गधे घोड़े की तरह चढ़ते सब लोग, ठीक है, भयंकर रश होता है, ठीक है। तो उनका ये मानना है कि यहाँ पे हम डी मार्केटिंग करेंगे, कुछ भी ऐसा टेक्निक यूज़ करेंगे, या तो फेयर बढ़ा देंगे या कुछ भी करेंगे जिससे रात वाला क्राउड थोड़ा कम हो, ठीक है, दोपहर को या तो बढ़ जाए वो, ठीक है, या फिर ना भी बढ़े दोपहर को, लेकिन रात को और सुबह जो एकदम ज़्यादा रहता है वो थोड़ा सा कम हो, ठीक है। तो इसलिए वो लोग डी मार्केटिंग यूज़ करते हैं बीच बीच में। फिर जब त्यौहार आ जाते हैं तब भी डी मार्केटिंग यूज़ करते हैं, उनको पता होता है यहाँ पे एकदम बढ़ेगा रश है, ठीक है, झेला नहीं जाएगा, तो डी मार्केटिंग यूज़ करते हैं। टिकट का विंडो कुछ टाइम के लिए खोल देंगे, उसमें जिसने ले लिया, बाकी तुम्हारी एसेस कराओ, ऑटोमोटो कुछ भी यूज़ करो। तो डी मार्केटिंग अपनी डिमांड को कम करना, डिस्ट्रॉय करना नहीं, कम करना। ये सारे मार्केटिंग खत्म हो गए। समझ में आया क्या क्या पढ़ा दिया मैंने तुम लोगों को? मैं ड्राइवर पढ़ा रहा हूँ, भूल मत जाना, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर। 3 ड्राइवर हो गए हमारे। पहला इंडस्ट्री और मार्केट, कस्टमर और प्रोडक्ट। चौथा भी पढ़ लेते हैं चैनल्स। अब चैनल्स क्या है? 3 चैनल है, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल और सर्विस चैनल। क्या क्या है? सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल और सर्विस चैनल। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें सबके बताया ना। चैनल, अब चैनल का मतलब क्या है? चैनल का मतलब क्या है कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिससे हम अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को एंड कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो पहली लाइन टिक कर लो, चैनल आर द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बाय विच ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोवाइड इट सर्विस टू एंड कस्टमर्स। ठीक है, अब कैसे पहुंचा है? अब इसमें है ना, आप लोगों ने वो पढ़े 1-to-1 चैनल, डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल, इंटरमीडिएट का यूज़ करते हैं, फिर होलसेलर का यूज़ करते हैं, फिर रिटेलर का यूज़ करते हैं। वो सब पढ़ा है ना तुमने छोटी क्लासों में, वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो चैनल्स की बात हो रही है ना, तुमने पढ़े हैं सारे के सारे सेल्स चैनल। अभी मैं दे रहा हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं माल दे रहा हूँ किसको? होलसेलर को, होलसेलर दे रहा है रिटेलर को, रिटेलर दे रहा है कस्टमर को, या मेरे खुद के स्टोर है, मैं सीधा कस्टमर को दे रहा हूँ। तो ये जितने भी चैनल है 1, 2, 3, 4 चैनल ऐसे आते थे, वो सब सेल्स चैनल थे। यहाँ सिर्फ सेल्स की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो इसमें तुम पहले है ना, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में या इंग्लिश में ही लिख लो। सेल्स चैनल के आगे ब्रैकेट में लिख दो, इट हेल्प्स इन सेलिंग द प्रोडक्ट, हेल्प्स इन सेलिंग द प्रोडक्ट। दूसरे वाले में लिख दो तुम, इट हेल्प, प्रोडक्ट चैनल में लिख दो, इट हेल्प्स इन लॉजिस्टिक्स, इट हेल्प्स इन लॉजिस्टिक। और तीसरे वाले में लिख दो, इट हेल्प्स इन इंस्टॉलेशन, इट हेल्प्स इन इंस्टॉलेशन। और ये 3 चैनल स्टार्ट हो रहे हैं ना, इनकी डेफिनेशन तो पूरी टिक करनी है क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन है। इसके ऊपर वो लैक्मे, बोल्ट और कोको कोला को टिक कर लो, क्या देना चाह रहा है। लैक्मे, बोल्ट और कोको कोला। देखो सब अपने अपने चैनल्स यूज़ करते हैं अपना प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। जैसे लैक्मे यूज़ करता है, लैक्मे क्या करता है, रिटेल स्टोर से भी बेचता है, इंटरमीडिएट स्टोर से भी बेचता है। रिटेल स्टोर में तो तुम्हें मिल ही जाएगा लैक्मे के प्रोडक्ट, और इंटरमीडिएट रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह में भी मिल जाएगा। इनके साथ इनका टाई अप है, 10-20% शेयर है इनका, तो इनमें एक्सक्लूसिव मिलेगा आपको लैक्मे। और बाकी जहाँ मिलेगा वहाँ लैक्मे भी मिलेगा और दूसरे भी मिलेगा। रिटेल की एक खास बात है, रिटेल में तो फिर सब कुछ ही मिलेगा। और जो एक्सक्लूसिव इंटरमीडिएट है वो सिर्फ मेरा ही रखेंगे, मेरे कॉम्पिटिटर का माल नहीं रखेंगे, एजेंसी टाइप। तो लैक्मे ने हर तरह का चैनल यूज़ कर रखा है। बोल्ट ने सिर्फ ऑनलाइन यूज़ कर रखा है। बोल्ट का एयरफोन चाहिए आपको, सिर्फ फ्लिपकार्ट से मिलेगा, आपको अमेजोन से मिलेगा, और आपको फिजिकल उसकी कोई स्टोर अभी तक तो नहीं है। ठीक है, लिख तो रहा है ओनली विया ऑनलाइन कॉमर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। मिलने लग गया बाहर कहीं पे भी। एक खास शोरूम यहाँ पर एक्सक्लूसिव भी नहीं बोल रहा मैं, तो रिटेल भी नहीं बोल रहा। ये तो कह रहे हैं कि भाई उसका ऑफलाइन मिलते हैं सारे, तो चेंज हो गया होगा, उन्होंने चेंज कर लिया होगा। ठीक है, तो ये जैसे बोर्ड का एग्जाम्पल देना, तो सिर्फ ऑनलाइन बेचता है। ठीक है, कुछ और ले लो, तुम्हें तो याद होंगी कौन सी ऐसी चीज़ें जो ऑनलाइन ही मिलती है, सिर्फ फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह पे ही मिलेगी आपको, ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स में नहीं मिलेगी आपको। मैं बताऊं तुम लोगों को, एक हम लोग महाबलेश्वर गए थे। महाबलेश्वर, वहाँ पे
एक जगह है, एक गार्डन आता है, कौन सा, पंचवनी में एक बहुत फेमस गार्डन है यार, महाबलेश्वर पंचवनी में बीच में आता है वो, क्लिक नहीं कर रहा मेरे को, ठीक है। अब वो गार्डन, उसमें वहाँ पे जो एक बहुत फेमस उसका शरबत मिलता था, वो उसका किसका, मौसम्बी का है ना, हाँ बहुत ज़बरदस्त था। तो वो शरबत हमें कहीं पे भी नहीं मिला और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे ही मिला, और वो चीज़ उन्होंने बोल दी थी कि आपको किसी स्टोर पे नहीं मिल सकता, या आपको ऑनलाइन स्टोर पे मिलेगा, और वो भी सिर्फ फ्लिपकार्ट पे मिलेगा या फिर हमारे यहाँ मिलेगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारा कोई और ब्रांच स्टोर कुछ नहीं है। जो मैंने कहा भाई आप यहीं से इतना बेच देते, बोलो जो आएगा वो वहीं से ले जाएगा और डायरेक्ट फिर वो फिर फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिलेगा, बस उसके सिर्फ ऑनलाइन स्टोर है या फिर जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है वहीं से मिलेगा, और कोई बीच में रिटेल या इंटरमीडियरी नहीं है, ठीक है। अब जो भी उनकी रीज़न हो ऐसा करने की, जो या तो मार्केटिंग की टेक्निक हो या जो भी हो, ठीक है। कोको कोला ये आपको हर जगह मिलेगा, इसके रिटेल शॉप्स भी है पूरे नेशन में, ठीक है। तो 3 तरह के चैनल होते हैं, अब सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल और सर्विस चैनल। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनना। एक्चुअली आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये चैनल्स आपको सिर्फ माल पहुंचाने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। ये हर तरीके के चैनल है, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में हर चीज़ आ गई इसमें। ये 3 चैनल होंगे तो ये आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुली एंड कस्टमर तक पहुंच पाएगा। सेल्स चैनल तो सेल करवाने में मदद करेंगे, इसमें आप इंटरमीडिएट का यूज़ करो, रिटेलर का यूज़ करो, होलसेलर का यूज़ करो, स्वयं जाओ, कैसे भी जाओ तो सिर्फ सेल्स में मदद करेंगे। अंडरलाइन कर लेना, दीज आर इंटरमीडिएट इन्वॉल्वड इन सेलिंग द प्रोडक्ट, ये सिर्फ सेल करने में मदद करेंगे आपको एंड अल्टीमेटली एंड कस्टमर तक पहुंचा देंगे। अब प्रोडक्ट चैनल क्या है, इसका नाम प्रोडक्ट चैनल दिया गया है, लेकिन ये लॉजिस्टिक में मदद करेंगे, मतलब ये पहुंचाने में मदद करेंगे, सेल करने में मदद नहीं करेंगे। सेल्स चैनल सेल्स में मदद करेंगे, ये आपको एंड कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करेंगे कि आपका प्रोडक्ट उस एंड कस्टमर तक पहुंच जाए जिसके लिए बनाया गया है, ठीक है। द प्रोडक्ट चैनल फोकसेस ऑन द सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट हु फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि कुछ ऐसी ऑनलाइन साइट है जिसके खुद के वो नहीं है, लॉजिस्टिक्स नहीं है, ठीक है। जैसे ब्लू डार्ट है, तो ब्लू डार्ट सिर्फ माल पहुंचाने का काम करता है, लेकिन वो कोई खुद बनाता नहीं है, उसकी खुद की कोई साइट नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ ईबे से खरीदनी है, ठीक है, तो कहता है भैया फ्लिपकार्ट की तरह मेरा खुद का कोई लॉजिस्टिक नहीं है कि मैं आपके यहाँ पहुँचा दूँ, तो मेरा तो जो माल है वो 2 दिन में 3 दिन में नहीं आएगा, मेरा तो 7 दिन में आएगा, मैं तो ब्लू डार्ट से सर्विस लेता हूँ। तो ब्लू डार्ट आपका कौन सा चैनल हो गया, प्रोडक्ट चैनल हो गया, जो माल को पहुँचाने में मदद कर रहा है, बेचने में मदद नहीं कर रहा है। बेचने में मदद कर रहे हैं वो कौन से हो गए, सेल्स चैनल, और जो पहुँचाने में मदद कर रहे हैं वो कौन से हो गए, तो इसमें लॉजिस्टिक आ गया आपका, ठीक है। ये पहुँचाने में मदद करेंगे, हिंदी में भी लिख लो तो लोग, वो सेल में मदद करेंगे, पहुँचाने में मदद करेंगे। लास्ट सर्विस चैनल, ये इंस्टॉलेशन में मदद करेंगे। अब जैसे मैंने एसी लिया, गीजर लिया, तो कैसे लगेगा वो, दुकानदार कैसे लगाएगा, तो दुकानदार बोलेगा कि भैया आप एसी लोगे, इतने घंटे में हमारा बंदा आएगा, एसी इंस्टॉल करके चला जाएगा, गीजर इंस्टॉल करके चला जाएगा। तो ये इंस्टॉलेशन में मदद कर रहा है, किसमें मदद कर रहा है, इंस्टॉलेशन में, ठीक है। तो सर्विस चैनल रिफर्स टू दोज एंटिटीज प्रोवाइड्स नेसेसरी सर्विसेज टू सपोर्ट द प्रोडक्ट एज इट मूव्स थ्रू द सेल्स चैनल। एक बार वो सेल्स चैनल से निकल गया, परचेज हो गई, लेकिन अब वो इंस्टॉल करने के लिए जो यूज हो रहा है, जैसे Bosch का डिश वॉशर में भी सोल्ड इन अ Bosch शोरूम एंड वंस सोल्ड इट इज इंस्टॉल्ड बाय प्लम्बर, ठीक है। इसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, एसी हो गया, गीजर हो गया, ये सब चीजें ये बिक गई उतना काफी नहीं है, बिक गई उतना काफी नहीं है, ये आपको एंड कस्टमर के वहां जाकर इंस्टॉल करके उसका रिव्यू लेके आना पड़ेगा, तो जाके आपका पूरा काम होगा। तो आप ये तीनों चैनल अगर ढंग से यूज करोगे तो आपका कस्टमर आपसे बहुत खुश रहेगा और आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को इफेक्टिव बना पाओगे, तीनों चैनल यूज करोगे, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल और सर्विस चैनल। सर्विस चैनल हमेशा आफ्टर सेल में बाद आएगा, सेल होने के बाद, पहुंचने के बाद, वो पहुंच गया उसके वहां तक, अब उसको इंस्टॉल करने में मदद करें, तो ये इंस्टॉलेशन में मदद करेगा, उसके पहले वाला पहुंचाने में मदद करेगा, उसके पहले वाला बेचने में मदद करेगा। बेचना, पहुंचाना, इंस्टॉल करना, बेचना, पहुंचाना, लगाना, ठीक है। हाँ, एक नीचे केस स्टडी टाइप एक क्वेश्चन दिया है कि आप कभी भी किसी हिल स्टेशन या डेजर्ट एरिया में गए हो तो आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे भी आपको बॉटल वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाती है, हिल स्टेशन में भी। तो सोचने वाली बात है कैसे पहुँचता होगा वहाँ तक, कैसे पहुँचता होगा, इन चैनलों के माध्यम से। ये 3 चैनल अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप जहन्नुम में ही पहुँचा सकते हो, ऐसा नहीं पहुँचा सकते, ठीक है। मतलब दुनिया के किसी भी कोने में पहुँचा सकते हो अगर आप ये 3 चैनल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो समझ गए बच्चों, कोर कॉम्पिटेंसी भी आज पढ़नी थी लेकिन नहीं हो पाएगा आज तो।
अब मैं आपको इस चैप्टर में 2 टॉपिक पढ़ा चुका, एक तो स्टेक होल्डर और एक स्ट्रेटेजिक ड्राइवर। कोर कॉम्पिटेंसी कल पढ़ेंगे। एक चौथी चीज़ है स्वॉट एनालिसिस, पेज नंबर 22 पे दे रखा है, 22, 23 ये पढ़ के आओगे तुम, क्योंकि मैं स्वॉट एनालिसिस तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, जो पढ़ाया है वही चीज़ है। मुंह मत बना, एक बार पहले देखना खोल के, ठीक है। 50 दिन में एक बार होमवर्क देता हूँ, रोज़ नहीं देता हूँ, ठीक है। जब देता हूँ तब सोच समझ के ही देता होगा। तो ये स्वॉट एनालिसिस वही है जो पिछले चैप्टर में पढ़ाया है। एक बार बस ये स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है सिर्फ रीड करके आना। मैं कल कोर कॉम्पिटेंसी पढ़ाऊंगा और फिर अपन सीधे स्ट्रेटेजीज पे आ जाएंगे। अगर स्वॉट में तुम्हें कोई डाउट नहीं हुआ तो धन्यवाद, बंद कर दो।